आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाली हूँ जो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि अगर कोई इसका क्राइम सीन देखे तो शायद उसे रात को नींद आना मुश्किल हो जाए। ये केस आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद इस दुनिया में इंसान से ज़्यादा खौफनाक कोई और चीज़ नहीं होती। जिस शख्स के गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है उसने अपनी दरिंदगी से हर हद पार कर दी थी। जब पुलिस इस क्राइम सीन पर पहुंची तो जो मंजर उनके सामने था उसे देखकर कई ऑफिसर्स पूरी तरह से हिल गए। कुछ ऑफिसर्स का कहना था कि उन्हें बाद में थेरेपी तक लेनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक अपने पूरे कैरियर में उन्होंने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। ये कहानी शुरू होती है रीटा हुफमैन नाम की लड़की से। रीटा 48 साल की थी और उनका अपने हस्बैंड से पहले ही डिवोर्स हो चुका था। जिंदगी को दोबारा संभालने के लिए वो सेल्स वुमेन के तौर पर काम करती थी और अपनी बेटी के साथ एक सिंपल और सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। जो भी लोग रीटा को जानते थे उनका कहना था कि वो बहुत मेहनती थी और हर किसी से इज्जत और प्यार से बात करती थी। इसी वजह से उसकी पड़ोसी भी उससे काफी पसंद करते थे। रीटा अपनी छोटी बेटी मैंडी के साथ रहती थी। रीटा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो काफी खुश थी। मैंडी 15 साल की हो चुकी थी और अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी। इस वजह से वो पूरे स्कूल में काफी पॉपुलर भी थी। सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। बात है 1995 की, जब मैंडी के स्कूल की हॉलीडेज होने वाली थी। इसी दौरान 25 साल का एक आदमी रीटा के घर से कुछ ही दूर एक घर में रेंट पर रहने आता है। न रीटा उसे जानती थी और ना ही मैंडी का उससे कोई लेना देना था। लेकिन दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये शख्स चुपचाप उन पर नजर रखना शुरू कर चुका था और उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे। वो अक्सर छुपकर उनके घर के बाहर खड़ा रहता और उनकी हर मूवमेंट को एब्जॉर्ब करता। उनका आना जाना, कब लाइट्स बंद होती हैं, कौन किस वक्त सोता है, सब कुछ। यह आदमी खुद को एक वेयर वुल्फ यानी शिकारी समझता था। उसके लिए ये सब एक हॉर्न था, पहले देखना फिर अटैक करना। कई दिन तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसकी नज़र रीटा के घर की एक छोटी सी कमी पर पड़ती है। घर के पीछे एक स्लाइडिंग डोर था जो अक्सर लॉक नहीं होता था। एरिया सेफ माना जाता था और नेबर्स भी अच्छे थे, इसीलिए कभी किसी को शक नहीं हुआ। रीटा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही स्लाइडिंग डोर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाला है। 12 अप्रैल 1995 की रात रीटा अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करती है। कोई नहीं जानता था कि ये उन दोनों के बीच होने वाली आखिरी बातचीत होगी। कुछ देर बाद रात करीब 11 बजे माँ और बेटी सोने की तैयारी करती हैं और अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। इसी वक्त वो अनजान शख्स अपने प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। वो घर के पीछे से आता है और अनलॉक स्लाइडिंग डोर के जरिए बिना आवाज किए अंदर घुस जाता है। पूरा घर अंधेरे में होता है, इसीलिए किसी को कुछ महसूस नहीं होता। रीटा और मैंडी दोनों अपने कमरों में होती हैं। तभी वो शख्स मास्क पहने हाथ में छुरी लेकर रीटा के रूम में जाता है। रीटा के पास रिएक्ट करने का मौका तक नहीं होता। रीटा चीख पाती उससे पहले ही वो उसका मुंह दबा देता है और उस पर 31 टाइम्स छुरी से वार करता है, ज्यादातर नेक और चेस्ट पर। पूरा बेड खून से भर जाता है। रीटा की सांस धीमी पड़ते देख वो ऊपर मैंडी को ढूंढने चला जाता है। मैंडी पहले ही उसे देख चुकी होती है, इसीलिए इस बार सरप्राइज अटैक नहीं हो पाता। मैंडी पूरी ताकत से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, मगर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। आखिरकार किलर उसके नेक और चेस्ट पर भी कई वार करता है और फिर पास पड़े बेसबॉल बैट से उसका सर तोड़ देता है। उसके बाद किलर ने चाकू से मैंडी के पूरा पेट चीर दिया और उसके ऑर्गन्स इधर उधर करने लगा। इस वक्त तक माँ बेटी दोनों मर चुकी होती हैं, मगर किलर का दिल अभी भी नहीं भरता। उसके बाद वो हैवानियत का वो खेल शुरू करता है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। जो कुछ उसके बाद होता है वो इतना ज्यादा खौफनाक था कि डिटेल में बताना भी मुश्किल है।
पुलिस के मुताबिक क्राइम सीन पर कुछ ऐसे साइन मिले उन्हें कि जिसे समझना मुश्किल था। उनका कहना था कि शायद किलर ने हद से ज्यादा दरिंदगी दिखाई थी। इस सब के बाद भी वो शख्स तकरीबन 2 घंटे तक उस घर में मौजूद रहता है और फिर वहां से निकल जाता है। रीटा की एक बड़ी बेटी भी थी, एंजी, जो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहती थी। सुबह से वो कई बार फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर एंजी खुद घर पहुंचती है। फ्रंट डोर लॉक्ड होता है, इसीलिए वो पीछे के स्लाइडिंग डोर से अंदर जाती है। अंदर जाते ही जो मंजर उसके सामने आता है, वो उसकी सोच से भी बाहर होता है। घबरा कर वो चीखती हुई बाहर भागती है और नेबर्स को बताती है। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। यहाँ से शुरू होती है अमेरिका के सबसे ज्यादा शॉकिंग मर्डर केस में से एक की इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का मानना था कि यह मर्डर लूट या चोरी के लिए नहीं किया गया था। घर का सामान बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब ये था कि मोटिव कुछ और ही था। सबसे बड़ा मसला ये था कि किलर ने कोई क्लियर फिंगरप्रिंट्स या डायरेक्ट डीएनए एविडेंस नहीं छोड़े थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नेबर पुलिस को बताता है कि उस रात तकरीबन 11:30 बजे उसने घर के बाहर एक ब्लैक ट्रक देखा था। ये टाइमिंग इंसिडेंट से मैच करती थी। करीब 2 घंटे बाद रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग के दौरान उसी ट्रक को देखता है और ड्राइवर को रोकता है। थोड़ी पूछताछ होती है, लेकिन कोई स्ट्रांग वजह ना मिलने पर उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। बाद में पुलिस को समझ आता है कि ये वही ट्रक, वही ड्राइवर और वही किलर था। उस आदमी का नाम था जैक ऑवेन स्पिलमैन, उम्र 25 साल। स्ट्रांग प्रूफ ना होने की वजह से पुलिस उसे फौरन अरेस्ट नहीं करती, बल्कि उस पर 24 आवर सर्विलेंस शुरू कर देती है। फॉरेंसिक टीम काम करती है, बैकग्राउंड चेक होता है और पता चलता है कि जैक पास ही के एक बेसमेंट में रेंट पर रहता था। एक रात पुलिस जैक को कुछ चीजें जमीन में छुपाते हुए देख लेती है। लैब टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आता है, वो पुलिस के शक को यकीन में बदल देता है। कुछ दिन बाद मर्डर वेपन भी रिकवर हो जाता है। अब पुलिस के पास काफी सॉलिड सबूत होते हैं। 19 अप्रैल 1995 को जैक ओवन को अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जैक के बचपन काफी ट्रबल था। वक्त के साथ उसका बिहेवियर ज्यादा वायलेंट होता गया। बुल्स का ऑब्सेशन बढ़ता गया और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन चुका था। जेल में रहकर उसने काफी चीजें सीख ली थी। रिलीज के बाद वो बुचर के तौर पर काम करता था, जो बाद में इस केस का एक इम्पॉर्टेंट एंगल बनता है। कोर्ट में जैक पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगता है। बाद में वो एक डील करके एक और मर्डर कन्फेस करता है, 9 साल की पैनी डेविस का। आखिरकार 30 अप्रैल 1996 को जैक तीनों मर्डर्स ऑफिशियली कॉन्फेस कर लेता है। जज उसे उम्र कैद के साथ 115 साल की अलग अलग सजाएं सुनाता है। पूरे ट्रायल के दौरान जैक के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। उसकी सिर्फ एक ही नाराजगी थी कि वो जल्दी पकड़ा गया। ये केस आज भी वेयर वुल्फ बुचर के नाम से जाना जाता है। जैक आज भी जेल में है और अब किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।